भाई साल 2023 में रोनाल्डो ने ये ठान लिया है कि स्कोर करूंगा तो ब्रेस करूंगा, वरना एक गोल स्कोर नहीं करूंगा। भाई साहब पोर्चुगल जब नेशनल टीम में भी गए तब ब्रेस स्कोर किया। अल नसर के लिए खेल रहे हैं तो या तो हैट्रिक स्कोर कर रहे हैं या ब्रेस स्कोर कर रहे हैं। और कल रात में एक बार फिर भाई एक और ब्रेस स्कोर कर दिया है। जो गोल टैली है वो 834 तक पहुंचा दिया रोनाल्डो ने। और अब हर ना रोनाल्डो फैन की निगाहें उस एक टारगेट पे बनी हुई है कि क्या रोनाल्डो 1000 गोल रिटायर होने से पहले स्कोर कर देंगे। क्योंकि सऊदी लीग में रोनाल्डो ने ऐसी लेनी देनी कर रखी है बाकी टीमों की और डिफेंडर्स की कि सबको लग रहा है यार कि अगर रोनाल्डो 2 साल खेल गया सऊदी लीग में तो कम से कम कुछ नहीं तो 950 गोल तो मार ही देगा। और देखो रोनाल्डो का लेवल और सऊदी लीग के लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट भाई गोल मारना तो देखो आसान तो नहीं होता है, ये हमने भी देख लिया कि जितना स्ट्रगल बाकी प्लेयर्स करते हैं अलग अलग लीग्स में जाकर, कुछ लोग तो छोटी छोटी लीगों में जाकर भी नहीं परफॉर्म कर पाते। और रोनाल्डो है, ही स्कोरिंग गोल्स, ही इज़ हैप्पी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अच्छा लगता है यार देखकर, भले ही मैच ना देखो आई विल बी ऑनेस्ट, अल नसर के मैचेस में देखता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ टाइमलाइन पे पेजेस वगैरह फॉलो कर रखे हैं रोनाल्डो के, तो उन पे क्लिप्स वगैरह देखने को मिल ही जाती हैं। तो अच्छा लगता है देखकर यार कि ही इज़ हैप्पी देयर एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज फुटबॉल। और अब वो फॉर्म जो अल नसर में उसकी वो कंटिन्यू होती है आके नेशनल टीम में। इस फॉर्म को कंटिन्यू रखना है यूरोज़ 2024 तक, क्योंकि अल्टीमेट एम वर्ल्ड कप तो नहीं जीते लेकिन हाँ यूरो 2024 जीतने का एक वो टारगेट जो है रोनाल्डो के मन में भी होगा, टीम के मन में भी होगा, वो अचीव करना है अगर, तो भाई रोनाल्डो को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा अपने आप को एंड रोनाल्डो को इस फॉर्म को कंटिन्यू भी करना पड़ेगा। बट एक गोट से दूसरे गोट की न्यूज़ पे चलते हैं। लियोनेल मेसी, मतलब आप ये सोचो कि अभी इतना हवा बनता है कि यार एम्बापे इतना पैसा कमा रहा है, एम्बापे के पास इतना ज़्यादा एक लूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, उसने रियल मैड्रिड के इतने लूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया था, फिर उसको 300 मिलियन का एक वो मिला था, बोनस मिला था, साइनिंग बोनस एंड ऑल। तो हमें लग रहा था कि भाई नहीं यार ये तो यूरोप के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है। उसके बाद फिर रोनाल्डो को 250 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमने कहा भाई इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। लेकिन कल रात में फैब्रिज़ियो रोमानो ने न्यूज़ ब्रेक की कि 250 मिलियन नहीं, अल नसर का सबसे बड़ा राइवल सऊदी लीग की अल हिलाल टीम मेसी को 400 मिलियन पर ईयर देने को तैयार है। 400 मिलियन यूरोस पर ईयर। भाई साहब 400 मिलियन में तो मैं दिन रात दूं अपनी कसम से। अगर इतना पैसा मुझे देना कोई, मैं कहूँगा भाई तू मुझे रख ले, तुझे जो करना है मेरे साथ रख कर ले। लेकिन मेसी ने कहा भाई नहीं चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉन्ट टू रिटर्न बैक टू बार्सिलोना। और टू बी ऑनेस्ट रोनाल्डो ने यूरोप छोड़ा 38 की एज में, मेसी स्टिल टू हैव गॉट 2 more years इन हिम, जहाँ वो आराम से भाई, और अगर देखो अच्छे से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट किया एंड बारसा में अगर वो चला गया, बारसा में अगर उसको सही से रोटेट किया गया, हु नोज ही माइट प्ले बियॉन्ड 38 एज वेल इन यूरोप। तो वो एक बात है। एंड डेफिनेटली 400 मिलियन से सीधे आप सिग्निफिकेंट ड्रॉप लेकर 20-30 मिलियन पे आओगे, 40 मिलियन पे आओगे, मैक्स टू मैक्स अगर मैं कहूँ तो 50 मिलियन, जो बारसा की अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है। टू टेक दैट सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन दी वेज एंड ऑल, यू हैव टू अप्रिशिएट हिम। एंड एट द सेम टाइम पर्दे के पीछे बातें चल रही हैं बार्सिलोना और मेसी के बीच में। हाई पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है कि भाई मेसी लौटेंगे बार्सिलोना, क्योंकि देखो पीएसजी तो रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पीएसजी अगर मेसी रुक गए गलती से भी, अगर मतलब बुद्धि पे उनके पत्थर पड़ गए तो वो बात अलग है। बट हाँ आई डोंट थिंक ये होने वाला है। एंड मेसी रिटर्निंग बैक टू बार्सिलोना इज़ हाई पॉसिबिलिटी नाउ, बिकॉज आप देखो सऊदी लीग एक ऑप्शन है, MLS एक ऑप्शन है, बार्सिलोना एक ऑप्शन है, एंड प्रोबेबली शायद आप कह लो कि मैन सिटी एक ऑप्शन होगा। लेकिन इन सारी जगहों में से मेसी को जहाँ जाना होगा या फिर मेसी का जहाँ दिल लगेगा, दैट इज़ FC बार्सिलोना। एंड बार्सिलोना विदाउट मेसी इतना अच्छा कर रही है तो विद मेसी तो और बेटर करेंगे ही करेंगे। बट हमने उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो भी बना रखी है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है मेसी के आने से, तो आप वो मोक अनस्क्रिप्टेड पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई चेल्सी वर्सेस लिवरपूल वाले गेम के बारे में। मैं अगर ड्रॉग बाबा के लाइव स्ट्रीम पे ना गया होता ना तो मैं सो जाता भाई वो गेम देखे कसम से। 40 मिनट 45 मिनट के बाद इतना खराब, मतलब चलो न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में कम से कम न्यूकासल तो अच्छा खेल रही थी, यहाँ तो दोनों टीम ने कसम खा रखी थी कि जीतना ही नहीं है, गोल करना ही नहीं है। और चेल्सी को तो इतने चांसेस मिले हैं कल लिटरली। लिवरपूल अपने होम पर ही सेकंड बेस्ट टीम थी और लिवरपूल ने तो अपना मेन स्क्वाड खिलाया भी नहीं। उन्होंने सलाह को बेंच कर दिया, वर्जिल वैन डाइक उनका इल था, उन्होंने ट्रेंट को भी बेंच कर दिया। तो
उनको तो ये था कि भाई जैसे तैसे हमें ड्रॉ निकाल लेना है, लेकिन चेल्सी को तो प्रॉपर चांसेस मिले। हाँ, चेल्सी ने 2 गोल स्कोर भी किए बट वो ऑफसाइड हो गए थे, और इसमें आप ज़्यादा मैनेजर को ब्लेम कर भी नहीं सकते क्योंकि भाई उसने कितना ही ट्रेनिंग सेशन लिया है एज एज द मेन मैन। तो यहाँ पर रिजल्ट तो देखा जाए तो आप देखो 11th पे थे, 11th पर ही हैं, लेकिन अब ये है कि यहाँ से अगला स्टेप लिवरपूल के लिए क्या है। क्या वो यूरोप से बिल्कुल ही बाहर होना चाहते हैं? क्योंकि देखो पूरी तरीके से यूरोप से बाहर होने का एक एडवांटेज ये होगा कि फिर वो लीग पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एक साल उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने को नहीं मिलेगी, हाँ ठीक है, उससे उनका जो रेवेन्यू है वो ड्रॉप होगा, बहुत बड़े लेवल पे ड्रॉप होगा, चेल्सी का भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों टीम्स इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि अगले साल जब वो आए सीज़न की शुरुआत से लेकर एंड तक, जब सीज़न कंप्लीट करेंगे तो वो टाइटल कंटेंशन में रहें अल्टीमेटली, और टाइटल जीतने की कोशिश भी करेंगे। तो हाँ, ये एक टारगेट हो सकता है। प्लेयर्स भी यार काफ़ी, मतलब काई हावर्ट्स, आई डोंट नो यार इतनी हाइप क्यों थी उसकी, किस लिए थी। काई हावर्ट्स इज़ नॉट दी आंसर टू देयर प्रॉब्लम्स। काई हावर्ट्स इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम। आप देखो, अगर वो फाइनल थर्ड में अपने आप को एक्टिव नहीं रखता उतना ज़्यादा, और जो चांसेस मिलते हैं, इज़ नॉट इवन टेस्टिंग द गोलकीपर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यार अटैकिंग फ्रंट में। मुद्रिक को गेम टाइम नहीं दिया जा रहा है, गैलेगर इज गेटिंग गेम टाइम अगेन एंड अगेन। सोचो आपका मेसन माउंट, ठीक है उसकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही हो अभी चेल्सी के अंदर, बट आप कम से कम अपने बेस्ट प्लेयर को, जो मिडफील्ड में आपका अच्छा प्लेयर है, उसको यूज़ तो करोगे। बस एंटोनियो कह रहा हूँ मैं, आपके एनगोलो कांटे के आने से एक चीज़ ज़रूर हुई कि कल चेल्सी की मिडफील्ड में पहली बार कंट्रोल दिखाई दिया, कि चेल्सी की मिडफील्ड ने लिवरपूल की मिडफील्ड को कैंसिल आउट किया, और वो करना भी चाहिए था। आपके पास एंजो था, आपके पास कांटे था, आपके पास कोवचिस था। लिवरपूल की मिडफील्ड तो वैसे ही डेड एंड बरिड है। तो लेकिन कांटे वॉज एवरीवेयर। एक पॉजिटिव जो आप ले सकते हो कल के मैच से, कि कांटे जब आ रहा है टीम में तो चेल्सी की मिडफील्ड लाइवली दिख रही है, और उससे एंजो फर्नांडिस का गेम भी बहुत अच्छा और हो रहा है। अभी तक भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन हाँ, कांटे के आने से एंजो फर्नांडिस को और फ्रीडम मिल रही है कि वो अपने आप को अटैकिंग साइड में चेल्सी के गेम प्ले में इन्वॉल्व कर पाए। एंड डेफिनेटली आई डोंट नो व्हाई कुकुरेया इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं खिलाने के लिए, बट आप उनको नहीं खिला रहे हो। ये जिद है या फिर आई डोंट नो व्हाट की कंपल्जन है, क्योंकि उन्हें कुकुरेया पे 50-55 मिलियन खर्च किए तो हमें खिलाना ही है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक चेल्सी कल के गेम से कुछ पॉजिटिव्स अगर लेना चाहती तो वो ये कि उनकी मिडफील्ड में बैलेंस आता दिख रहा है कांटे के आने के बाद से, एंड डिफेंसिवली थोड़े से बेटर दिखे हैं वो। लिवरपूल ने उनके केपा को उतना टेस्ट किया नहीं, और लिवरपूल ने इतना ज़्यादा कुछ ट्राई भी नहीं किया गेम जीतने का। और यहाँ पर चेल्सी ने जो चांसेस बनाए, दे वर प्रोएक्टिव इन द फाइनल थर्ड, बट दे वर प्रिटी वेस्टफुल। तो नथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस, कि आपकी टीम क्या सीख सकती है इससे। कुछ नहीं सीख सकती, यही सीख सकती है कि ऐसा नहीं खेलना है। अगर आप अपने होम पर मतलब या सामने वाली एनफील्ड पर खेलने जा रहे हो वो वाली बात है। लेकिन अब इस बात का डर है कि कहीं ये लिवरपूल की टीम जो अभी तक अच्छा नहीं खेली है, कहीं आर्सेनल के अगेंस्ट कहीं एक ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप ना कर दे कि आर्सेनल का टाइटल चार्ज जो है या भी एडवांटेज में जो बैठे हुए हैं उन पे डेंट लग जाए। तो देखते हैं। बाकी आज रात में मैच है भाई ब्रेंटफर्ड से हमारा, एंड ब्रेंटफर्ड ने हमें सीज़न की शुरुआत में पहले गेम में सूता था पकड़ के, 4 गोल मारे थे हमारे ऊपर, एंड उस गेम में हमारी इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से हमने वो सफरिंग झेली थी। डेविड डिया की खराब गोलकीपिंग थी, डिसीजन मेकिंग थी, पोजिशनल प्ले हमारा बहुत ख़राब था, पासिंग हमारी बहुत ख़राब थी, हमने मिस प्लेस पासेस किए थे, एंड प्रेसिंग हमारी बहुत ख़राब थी। अब देखो ब्रेंटफर्ड एक ऐसी टीम है जो कि यूरोपियन प्लेसेस चेस कर रही है, एंड अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि ब्रेंटफर्ड लकी विंस लेके गई है, और हमने लास्ट ईयर भी स्ट्रगल किया था उनके अगेंस्ट, हमने इस साल तो बहुत ख़राब खेला ही है। नाउ एक पॉजिटिव जो है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुनने को मिला है कि एंटनी मार्शियल इज़ फिट, एंड देखो एंटनी मार्शियल आपने न्यूकासल वाले गेम में देखा, व्हेन ही वाज ऑन द पिच ही वाज वेरी वेरी प्रोएक्टिव, और उसके आने के बाद से हमने थोड़ा सा कंट्रोल लाने की कोशिश की थी, एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग हाफ चांसेस। ऑल दो क्लियर कट चांसेस तो हमने बनाए नहीं पूरे गेम में ऐसे कोई, जिससे कि हम निक पोप को टेस्ट कर पाए हों। लेकिन हाँ, मार्शल के आने के बाद से थोड़ी सी फ्लूइडिटी दिखी थी हमारे अटैक में। यहाँ पर एरिक्सन ने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी है ग्रास पे, तो इस गेम वीक के बाद हो सकता है कि हमें एरिक्सन सेविया वाले गेम में दिखे इन्वॉल्व होते हुए टीम में। स्टार्ट भले ही ना करें, बट ही विल बी देयर ऑन द बेंच। अब देखो आज के गेम में कैसेमीरो वापस से नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और गेम होगा, तब कैसेमीरो वापस आएंगे प्रीमियर लीग गेम्स के लिए। तो यहाँ पर बिना कैसेमीरो के मिडफील्ड की जोड़ी क्या होनी चाहिए। अब लास्ट गेम में टेन हैग ने बहुत सारी गलतियां की थी। ही पुश्ड ब्रूनो फर्नांडिस ऑन द नंबर 8 स्लॉट, और फिर उसने स्कॉट मैकटोमिने को नंबर 10 पे डाल दिया था।
which was pretty bizarre and pretty foolish as well at the same time. साबित्जर के अलॉन्ग फ्रेड खिलाओ, फ्रेड इज अ डिसरप्टर, फ्रेड ब्रिंग्स द एनर्जी, स्कॉट मैकटॉमने वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता. एंड फ्रेड की एक चीज़ जो बेहतरीन है वो ये कि वो वर्क रेट बहुत शानदार प्रोवाइड करता है एंड उसकी ग्राउंड डुअल विनिंग परसेंटेज स्कॉट मैकटॉमने के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है. और इस साल भी अगर आप देखो तो बड़े बड़े मैचेस में फ्रेड ने आकर डिलीवर की हैं परफॉर्मेंसेस. चाहे आप आर्सेनल वाले गेम की बात करो, चाहे आप बार्सिलोना वाला गेम, तो एक प्राइम एग्जाम्पल होना चाहिए. तो आपने देखा है भाई कि फ्रेड ने आकर एक अच्छी परफॉर्मेंस के थ्रू हमें हेल्प किया है. तो यहाँ पर साबित्जर के अलॉन्ग फ्रेड खेलेगा तो विच वुड मेक मोर सेंस. अब देखो लिंडलॉफ को स्टार्ट देने कोई मतलब नहीं बनता. वरान पे लोग इतना ज़्यादा चढ़ रहे हैं कि भाई वरान ने पोजीशन गिव अवे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. भाई पूरी टीम ही खराब थी, ही वॉज नॉट दी ओनली वन. तो यहाँ पर वरान को और लिसांद्रो मार्टिनेज को तो स्टार्ट करना ही करना है. एक अच्छी चीज़ ये भी है कि वैन बिसाका इज ऑल्सो रिटर्न बैक टू ट्रेनिंग, तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए बिसाका भी अवेलेबल होगा. और देखो यार डेलो के पिछले जो 2-3 गेम्स रहे ना वो अच्छे नहीं रहे. तो मैं अगर ब्रेंटफोर्ड को देख रहा हूँ, ब्रेंटफोर्ड कौन सी टीम है? ब्रेंटफोर्ड सेकंड बॉल जीतती है. जो आपकी न्यूकासल करती है सेम चीज़ ब्रेंटफोर्ड करती है, लेकिन ब्रेंटफोर्ड बेटर इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के पास ना पेसी प्लेयर्स हैं, उनके इधर विंग्स पे पेसी प्लेयर्स हैं और वो बहुत ही उनका डायरेक्ट गेम प्ले है. वो नहीं करते 10-12 पासेस और फिर ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. दे विल जस्ट पिंग द बॉल एंड दे विल ट्राई टू एक्सपोज यू अगर आप हाई लाइन खेलने की कोशिश करें. और इसीलिए हम पिछला मैच हारे भी थे. उनके पास आइवन टोनी है, उनके पास मुएम्बू है और बाकी प्लेयर्स हैं. तो उनकी मिडफील्ड, उनकी जो अटैक है उनके सिस्टम के हिसाब से, थॉमस फ्रैंक के सिस्टम के हिसाब से बहुत सही काम करती है. हम हमेशा गलती क्या करते हैं, हम अपने मिड सेक्टर में पोजीशन गिव अवे करते हैं या फिर हम अपने डिफेंस में पोजीशन गिव अवे करके, जैसे डेविड डिया की गोल किक्स हैं, गोल किक्स डेविड डिया की अच्छी नहीं है. डेविड डिया को एक चीज़ और इंप्रूव करनी है भाई, क्रॉस क्लेम परसेंटेज. वो जो गोल हमने कंसीड किया न्यूकासल के अगेंस्ट, अगर डेहिया ट्राई करते उसको कलेक्ट करने का, अटेम्प्ट भी करते, तो शायद वो गोल सेव हो सकता था. बट डेविड ऑन दी अदर हैंड मेक सम ट्रिमेंडस सेव्स और वहाँ पे हमें बचा लेते हैं. बट एट द सेम टाइम जो कमियां हैं डेविड के गेम प्ले में वो हमें इम्पैक्ट करती हैं. अब यहाँ पर सवाल ये कि लेफ्ट बैक पे कौन स्टार्ट करना चाहिए, लूक शॉ या मलासिया. तो भाई देखो कल तो लूक शॉ का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल हो ही गया, ही हैज़ साइंड अ न्यू 4-year कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ पर शॉ की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं. वरना एक गेम अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहो मलासिया का पेस, क्योंकि मलासिया जब भी खेला है ही हैज़ प्लेड वेल, मतलब डिसेंटली वेल. मास्टर क्लास नहीं है बट ही हैज़ प्लेड डिसेंटली वेल. और शॉ थोड़ा सा थका हुआ लग भी रहा था न्यूकासल वाले गेम में. तो इट विल बी बेटर फॉर अस कि अगर हम रोटेट कर पाएँ शॉ को, क्योंकि शॉ का इन्वॉल्वमेंट फाइनल थर्ड में काफ़ी ज़्यादा होता है, अप एंड डाउन रनिंग हो ही जाती है. तो डेफिनेटली शॉ को अगर एक गेम का हम ब्रेक देना चाहें, 60 मिनट अगर हम मलासिया को खिला लें एंड अगर हम वहाँ से रिजल्ट निकाल पाएँ तो डेफिनेटली वी शुड ट्राई दैट. अब देखो सवाल ये कि वेगोस या मार्शियल, तो वेगोस तो डेफिनेटली शुड नॉट स्टार्ट फॉर अस. वेगोस प्रोवाइड्स नथिंग ऑन द पिच. एंड एक बस देखो यार, मुझे ना एरिक टेन हैग बहुत पसंद है, मतलब लिटरली बहुत पसंद है. बट एक चीज़ जो टेन हैग की मुझे खराब लग रही है वो ये है कि आप वेगोस को कैसे डिफेंड कर सकते हो, कि वेगोस क्या प्रोवाइड कर रहा है. वेगोस के पूरे गेम में 7 टचेस थे अगेंस्ट न्यूकासल. वेगोस ने ना बिल्डअप में हेल्प की, वेगोस ने ना ग्राउंड डुअल्स जीते, वेगोस ने ना एरियल डुअल्स जीते. द गाय लूजेस एवरी एरियल डुअल. मतलब इट सरप्राइजेज मी कि अ प्लेयर हु इज 6'4" तो वो एक भी डुअल नहीं जीत पा रहा है. तो कैसे हम ये माने कि भाई वेगोस इज हेल्पिंग द टीम. मार्शियल हैज़ टू स्टार्ट इन दिस गेम. एंड देखो यहाँ पर एंटनी का गेम न्यूकासल के अगेंस्ट, आई थिंक ही वॉज द बेस्ट प्लेयर. जितने भी हमारे खेले हैं उसमें एंटनी वॉज द बेस्ट प्लेयर. बट एंटनी के थ्रू ना हमारे चांसेस क्रिएट नहीं होते. तो एंटनी को थोड़ी सी अपनी ये एरिया इंप्रूव करनी पड़ेगी कि भाई वी हैव टू इम्प्रूव दिस एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम चांसेस बना रहे हैं. और सैंचो की बात आती है, देखो रैशफोर्ड थोड़ा टायर्ड लग रहा है. रैशफोर्ड अगेंस्ट न्यूकासल ऑल्सो लुक्ड वेरी ऑफ. तो अगर हम आज के गेम में लेट्स से कि सैंचो को लेफ्ट पे ट्राई करें एंड मार्शल को नंबर 9 ट्राई करें एंड हम रैशफोर्ड को एज अ चेंज लेकर आएँ फॉर सैंचो या मार्शल, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी. बट हाँ, ही इज़ योर मेन गोल स्कोरर. और बात यही है कि बाकी प्लेयर्स से गोल्स हमें निकालने पड़े, क्योंकि अब आ गया है सीज़न का वो टाइम जहाँ से आप ऐसे जा रहे हो. क्यों? क्योंकि आप गोल स्कोर नहीं कर पा रहे. आपने लिवरपूल, मतलब आपने जब से कैराबाओ कप जीता आपने प्रीमियर लीग में गोल स्कोर नहीं किया. कैन यू इमेजिन? तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी भाई कि आपने साउथहैम्पटन वाले गेम में गोल स्कोर नहीं किया, आपने उसके बाद क्या कहते हैं लिवरपूल वाले गेम में जाके 7 कंसीड किए. मतलब लिवरपूल वाला गेम उससे पहले आ गया था, आपने उसके बाद साउथहैम्पटन में गोल स्कोर नहीं किया, आपने न्यूकासल वाले गेम में गोल स्कोर नहीं किया. तो यू आर नॉट डूइंग वेल. अगर डोमेस्टिकली देखा जाए
आपका फुलम वाला गेम भी इसलिए आप जीत गए क्योंकि रेड कार्ड वगैरह मिल गया, बाकी तो आपने उस गेम में भी कुछ खासा किया नहीं था। तो गोल स्कोरर्स निकालने पड़ेंगे, रैशफोर्ड की ऊपर ओवर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, एंड डेफिनेटली भाई ब्रूनो को स्टेप अप करना पड़ेगा। ब्रूनो कांट क्राई अबाउट दिस। मार्शल को अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, मार्शल गोल स्कोर करने पड़ेंगे। सेंचो और एंटनी को अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एंड देखो, वाउट वेगॉस से मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट अगर मौका मिल रहा है भाई, एटलीस्ट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर मैनेजर। अब अगर मैनेजर की एक्सपेक्टेशंस ही तुमसे कुछ नहीं है तो वो बात अलग है, बट फैन बेस डिमांड्स गोल्स फ्रॉम यू बिकॉज यू आर प्लेइंग इन अ पोजीशन जहाँ पर रोनाल्डो खेल रहा था, एंड रोनाल्डो को उसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। तो डेफिनेटली थोड़ा सा डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कैसे एक प्लेयर जो कि कुछ नहीं कर रहा वो फिट है सिस्टम के लिए, और एक प्लेयर जो कि कोशिश कर रहा था, ही वॉज सफरिंग इन हिज पर्सनल लाइफ एंड ऑल, और उसको हमने क्लब से जाने दिया। तो वो वाली बात है। बट हैविंग सेड दैट, आप लोग बताइए आज का आपका प्रेडिक्शन क्या है गेम को लेकर। एल क्लासिको की जो आपकी प्रीव्यू वीडियो है, सॉरी, वो अनस्क्रिप्टेड पे आएगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। एंड मेस्सी के कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आपका क्या है इरादा, और क्या रोनाल्डो 1000 गोल अपने करियर में स्कोर कर पाएंगे या नहीं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC।